रात के 1 बजे अपने घर के हॉल में शुभम यहां से वहां चक्कर काट रहा था। नहीं आई ना निक्की अब तक? ये लड़की हमारी नाक कटवा के रहेगी। कम टेंशन है क्या मुझे? दोनों ही बच्चों की शादी की उम्र है, पर देखो किस्मत, दोनों भाई बहन कमारे डोल रहे हैं, घर भी बनवाना है। अरे कम टेंशन है क्या मुझे कि ये निक्की अलग ही टेंशन देती रहती है। जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि माँ थी तो सही शिक्षा देती थी, वरना लोगों का क्या है, 2 मीठी बोली बोलेंगे और लूट के चल देंगे। भोले बच्चों को बहकाना तो काम है दुनिया वालों का। अरे मम्मी बस भी करो, बीपी बढ़ जाएगी आपकी, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? निक्की तो कब की आ गई है, बेचारी अपने कमरे में सो रही है। वो तो मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहां से वहां कर रहा हूं। ओहो, बेकार में ही मैंने इस बेचारे को इतना कुछ सुना दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। चल तू भी सो जा, मैं भी सोने जाती हूँ। जल्दी आजा निक्की। कुछ देर बाद नशे की हालत में हिलती डुलती मिनी ड्रेस पहनी हुई निक्की दरवाजे से अंदर आती है। अरे कहाँ थी यार तुम निक्की? 10 बजे तक आ जाऊंगी बोल कर गई थी। वक्त देखा है, 1 बज रहे रात के। पापा अगर उठ गए होते ना तो न जाने क्या हो जाता। मैंने तो मम्मी से झूठ भी बोल दिया कि तुम कमरे में सो रही हो। अगर मम्मी ने चेक कर लिया होता तो उनका तो विश्वास ही टूट जाता मुझ पर से। नहीं टूटता भैया, मैं जानती हूँ तुम मुझे बच्चा ही लोगे। तूने ड्रिंक किया है? ये सब किन चीजों में पड़ रही है तू निक्की? जरूर वो तुम्हारे नए दोस्त रोहन ने तुम्हें ड्रिंक लेने के लिए फोर्स किया होगा। जा अपने कमरे में जा, मैं तुझसे सुबह में बात करता हूं। अगली सुबह 10 बजे निक्की की आंख खुलती है। आंख खुलते ही निक्की अपने फोन पर नोटिफिकेशन चेक करती है। 100+ नोटिफिकेशन, 30+ मैसेजेस। मानना पड़ेगा निक्की, तुम्हारे दीवाने बहुत है। खुद को निहारती हुई निक्की तैयार होकर कमरे से बाहर आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ये कोई वक्त है क्या उठने का? 1 घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। एक तो इतनी देर से उठना और ऊपर से ये फोन। माँ, वो मैं कॉलेज ग्रुप के मैसेज देख रही थी। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आ रहे ना, उसी चक्कर में मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। अब फिर नोटिफिकेशन आ गया तो मैं घबरा गई कि एग्ज़ाम कहीं प्रीपोन तो नहीं हो गया ना। सॉरी मम्मा। ओहो मेरी लाडो, न जाने मुझे आजकल क्या हो गया है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। ये गर्मी के कारण मेरा ना बीपी बढ़ा रहता है, हर बात पर डांट देती हूँ। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में तो सोएगा ही ना आदमी। कुछ देर और सोना है तो सो ले बेटा, जा। नहीं नहीं मम्मा, आप बस मेरे लिए ना चाउमीन बना दो। अरे 2 मिनट रुक बेटा, अभी मैं राशन वाले के यहाँ से चाउमीन लेकर आती हूँ। और अपनी थैली उठाकर सीमा राशन की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ बैठा मनमोहन उसे देखते ही कहता है, अरे सीमा भाभी कैसी हैं आप? सुना है आजकल बहुत ठाट बाट हो गया आपके। कोई संदूक हाथ लग गया है क्या? कहीं अपनी सासू माँ का वो बंद कमरा तो नहीं खोल दिया आप लोगों ने? बंटवारा तो हुआ नहीं फिर? ये हरकतें तो आपकी है भैया, भले आप हमारे पड़ोसी हैं, पर चाह कर भी आपके लेवल की सीखना हमारे बस की नहीं है। और हमारे हाथ क्या ही लगेगा, हम तो बस मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं। अरे मोटा खाने का तो पता नहीं, पर छोटा ज़रूर पहनते। मेरी बेटी बता रही थी निक्की के बारे में कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में कॉलेज जाती है और ऐसे कपड़े पहन कर जाती है आजकल कि प्रोफेसर तो उसे क्लास के अंदर भी नहीं आने देते। कल रात को भी किसी पार्टी में गई थी ना, वो फ़ोटो डाली थी उसने इंस्टाग्राम पर, प्रीति दिखा रही थी मुझे। मैंने तो देखते ही आँख मिच ली। तभी वहाँ खड़ी विमला कहती है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आना बंद कर दे सीमा, वरना जैसी उसकी हरकतें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण बेचारे सोहन की भी शादी दुश्वार हो जाए। ये सुनते ही गुस्से में सीमा अपने घर आती है। क्या हुआ सीमा जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जिस माँ की बेटी ऐसी निकल जाए वो तो गुस्से में ही रहेगी ना। वही संस्कार मैंने दोनों को दिए,
पर न जाने निक्की को बड़ा करने में मेरी क्या गलती हो गई कौशल जी। मैं तो आपको पहले से ही कहता रहा, पर आपको ही सुनना नहीं था। अब निक्की बड़ी हो गई है, ज़्यादा सख्ती बरतनी भी सही नहीं होगी। मुझे लगता है अब हमें शुभम की शादी कर देनी चाहिए। शुभम की भी अपनी ज़िंदगी है। जब निक्की देखेगी कि सभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगी। और अगले दिन से ही कौशल अपने घर को बनवाने का काम शुरू कर देता है और सीमा शुभम के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। हर वक्त निक्की को उसकी हरकतों पर रोकने टोकने वाली सीमा अब उसे कुछ भी कहना बंद कर देती है। प्रिया के परिवार वाले आने वाले हैं कल। खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी के बीच में बैठी हुई निक्की ये सब सुन रही थी और मैसेज करके अपनी फ्रेंड्स को ये सारी बातें बता रही थी। ठीक है ना पापा, हारे तो आने दीजिए। अब किसी लड़की के पीछे हम ज़मीन पर पीछे थोड़ी ना जाएंगे। एक बार प्रिया से तेरी बातचीत शुरू हो जाए, उसके बाद तो उसके आगे ना बीच गया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। कहीं शादी के बाद भैया बदल गए तो? नहीं नहीं नहीं, ये कोई लव मैरिज थोड़ी ना है, अरेंज मैरिज है। जिस लड़की को वो जानते भी नहीं उसके साथ सेटल होने में उन्हें कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे। मैं भी कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही हूँ। अगले दिन प्रिया के परिवार वाले शुभम को देखने आते हैं। आइए ना अंकल जी, अंदर आइए। आपको वो घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत कैसी होती। हमारे साथ हमारी प्रिया जो थी गूगल मैप पर देख देख कर वो हमें रास्ता बताती गई और हम यहाँ पहुँच गए। पहली नज़र में शुभम तो प्रिया का हो जाता है और एक टक उसे देखता ही जाता है, मानो वो अपना दिल हार गया हो। सब हम ही देख रहे हैं शुभम, अंदर चले? सॉरी। दोनों परिवारों में बातचीत होने लगती है पर कोई भी निक्की को भाव नहीं देता और इन सब से निक्की का मन टूट जाता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाइए और अपनी प्रिया को अपने घर की शोभा बना लीजिए सीमा जी। मैं आज ही पंडित जी को बुला लेती हूँ और अगले दिन ही शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं। अब देरी करने से फ़ायदा नहीं है। जिस हिसाब से मेरा शांत स्वभाव वाला शुभम एक बार में ही प्रिया का दीवाना हो गया है ना, मुझे तो लगता है कहीं ये पहले से प्रिया को जानता ना हो। अगली सुबह रोज़ 10-12 बजे तक उठने वाली निक्की सुबह 7 बजे ही उठकर अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है और रसोई में जाती है जहाँ सीमा काम कर रही थी। उठ गया शुभम? चिंता हो रही थी ना मेरी कि मम्मी तुम कब तक किचन संभालोगी। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो मेरी प्रिया आ रही है। मम्मी, भैया नहीं मैं हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अपने दोस्तों की गलत संगत में आकर मैंने आपका कितना दिल दुखाया है, पर मैं अब अच्छा करना चाहती हूँ आप सबके लिए। आप आराम कीजिए ना, मैं यहाँ खाने का देख लेती हूँ। सीमा तो ये सब बस निक्की को सबक सिखाने के लिए कर रही थी और जैसे ही वो देखती है कि निक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया है वो उसे गले लगा लेती है। अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है बेटा, तेरी बुद्धि सही हो गई और क्या चाहिए। और क्या था, पूरा घर मिलकर प्रिया को दुल्हन बनाने की तैयारी में लग जाता है। अरे क्यों परेशान हो रही हो प्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी देने की। अपनी बैग में तुम ट्राउज़र टी शर्ट रख लो, साथ में जोड़ कपड़े की सगुन के लिए रख लो। वही कपड़े रखो जो कंफर्टेबल हो। मेरे घर में तुम्हें साड़ी पहनने के लिए कोई फोर्स नहीं करने वाला। हाँ भाभी, डोंट वरी, आप कुछ भी पहनो, जीन्स स्कर्ट, कोई मना नहीं करेगा। हमारे घर में सब फ्रैंक है। अब बस आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ। और जोरों शोरों के साथ शुभम बारात लेकर प्रिया के दरवाजे पर जाता है और प्रिया को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है सुहाग रात के वक्त। बहुत उम्मीद से मम्मी ने तुम्हें चुना था मेरे लिए प्रिया। जो मर्जी हो करना, पर कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारे रिश्ते या मेरे परिवार वालों को कभी भी ठेस पहुँचे। कभी नहीं शुभम, आई विल नेवर हर्ट यू। और अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करने के बाद थक कर शुभम सो जाता है। तुम्हें कोई कैसे प्यार न करे। कितनी सुंदर हो तुम, इतनी खूबसूरत, कितनी हसीन। मन करता है मैं बस तुम्हें देखता जाऊँ। मैं आऊँ तुम्हारे घर? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं पापा के साथ हूँ। कभी इसके साथ हूँ, कभी उसके साथ हूँ। अच्छा बाबा, एक वीडियो कॉल तो कर सकती हो ना? पागल, रात के 3 बज रहे हैं, सो जाओ ना। गुड नाइट। घर का ये कौन सा शख्स इस लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था? शायद ये रात सीमा के घर वालों के लिए बहुत लंबी होने वाली थी। अगली सुबह प्रिया, निकिता और सीमा एक साथ रसोई में जाते हैं और सभी के लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं।
उसी वक्त विमला उसके घर आती है। एक साथ सास बहू ननद तीनों ही रसोई में, मानना पड़ेगा सीमा तेरी किस्मत को। भगवान ने जब दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। घर भी बन गया, बेटी संभल गई, बेटे की शादी हो गई और बहू भी आई तो संस्कारी। तभी प्रिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जिसे देखकर प्रिया घबरा जाती है। आंटी जी आप बैठिए ना, मैं अभी आई। किसी का फोन आया होगा शायद, अभी आ जाएगी। नहीं नहीं मम्मी, मैसेज नोटिफिकेशन साउंड का था ये तो। आइए ना आंटी जी, डाइनिंग टेबल पर चलिए, हम सब नाश्ता करने ही जा रहे थे। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप। इसी बहाने इतने दिनों के बाद हम एक साथ नाश्ता कर पाएंगे। सीमा का पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठ जाता है। अरे प्रिया, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। ले लेंगे भैया, हम सब भी है ना भाभी का ख्याल रखने के लिए। आप बस अपने प्लेट में जो रखा है ना वो खाना खत्म कर लो। ज्यादा खुश मत होना प्रिया, नई नई शादी के बाद लड़के ऐसे ही बीवी के आगे पीछे घूमते हैं, फिर 6 महीने साल भर हुआ नहीं कि कौन बीवी कैसा प्यार, वही रसोई और वही सास का चेहरा। बना कर रखना है तो अपनी सास और अपनी ननद से बना कर रखना, क्योंकि ससुर तो सबके सीधे ही होते हैं, है कि नहीं सीमा? बिल्कुल सही कहा विमला। ये बात गलत कह दी आपने बहन जी, क्योंकि आज भी मैं अपनी सीमा से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले दिन करता था। अरे क्या जी, आप भी ना बच्चे बनकर बैठे। सभी हंसी मजाक कर रहे थे, तभी प्रिया के फोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आता है और खाना छोड़कर प्रिया चैटिंग करने लगती है। प्रिया कभी मुस्कुराती तो कभी मैसेज का रिप्लाई करती। इनका तो अलग ड्रामा चलता है यहाँ, सभी के साथ बैठकर खाना। क्यों भाई, मुझे नहीं खाना। पहले खाना बनाओ, वो भी किसी और की मर्जी का खाना, और उसके बाद सभी के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए उस खाने को खाओ। कहाँ फंस गई मैं जानू। काश तुमने मुझे ये सब पहले बताया होता, तो मैं तुम्हें इस झमेले में कभी फंसने ही नहीं देता प्रिया डार्लिंग। अच्छा तुम फिक्र मत करो, कल संडे है, मुझसे मिलने आ जाओ, हम साथ में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पहला दिन तो किसी तरह निकल जाता है। अगली दोपहर प्रिया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी वो मैं कह रही थी कि निकी ज़रा बाहर घूमने को कह रही थी मुझे, तो मैं उसे यहाँ पास में चाट खिलाकर ले आऊँ। अरे पर बेटा, निकी तो घर पर है ही नहीं। हाँ पापा जी, उसने मुझे कहा कि वो कॉलेज से डायरेक्ट ही चाट वाले के पास आ जाएगी, फिर हम दोनों एक साथ वापस आ जाएंगे। अरे जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ज़रा कुछ पैक करवा कर ले आना बहू। ये कहकर प्रिया फौरन तैयार होकर बाहर चली जाती है कि 10 मिनट बाद ही निक्की थकी हारी अपने घर लौटती है। भाभी जरा एक गिलास पानी दीजिए ना। अरे तू यहाँ आ गई, यही बुरी आदत है। वहां तेरी भाभी इतनी धूप में तुझे चाट वाले की दुकान पर ढूंढ रही होगी। फिर भाभी मुझे क्यों ढूंढने लगी मम्मी? भाभी तो घर पर होगी ना। भाभी घर पर नहीं है। अरे उसने तो मुझे कहा कि तू और वो चाट खाने जा रहे हो और तू कॉलेज से सीधा चाट वाले की दुकान पर आएगी। हाँ नहीं तो, और अगर ऐसा कोई प्लान होता तो मैं घर क्यों वापस आती मम्मी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं इस बारे में। पता नहीं, शायद भाभी का चाट खाने का मन कर रहा होगा और वहां पर खाने में शर्म आ रही होगी। कोई बात नहीं मम्मी, आ जाएगी भाभी कुछ देर में। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया घर पर होकर भी अपने फ़ोन में ही खोई रहती थी। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी मानो वो कोई राज सबसे छुपा रही थी। इसी बीच एक शाम निक्की अपनी मम्मी के पास भागते हुए जाती है और कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहती है, ये कैसे कपड़ों में पोस्ट किए फोटोज मम्मी भाभी ने? स्क्रीनशॉट लेकर वो बगल वाले विष्णु ने भेजा है मुझे। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इंस्टाग्राम पर है। उन्होंने हम सबको ब्लॉक करके रखा है। हमें छोड़कर पूरी सोसाइटी भाभी के अकाउंट में ऐड है, और ऐसे कपड़ों में पोस्ट। शराब, दारू, सिगरेट के बीच अच्छा लगता है क्या मम्मी? कमेंट तो देखो। उफ, छी 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 छी। शुभम के साथ तो बहू ऐसी किसी जगह पर गई भी नहीं। ये किस जगह की तस्वीर है? और ये पास में किसी लड़की का हाथ भी दिख रहा है।
ये आए दिन बहू किसी न किसी का नाम लेकर बाहर भी जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं बहू का कोई पुराना प्रेम संबंध तो नहीं? क्या किस्मत है ना मम्मी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है जीवन में। पर अभी तुम कुछ मत करना, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है ना कि सच क्या है। ये सब तो हमारी सोच है, सच तो बस भाभी जानती है। एक शाम सीमा रसोई में चाय बना रही थी कि उसकी नज़र खिड़की के बाहर चक्कर काट रहे एक लड़के पर पड़ती है। ये लड़का फिर यहाँ आ गया। पिछले 2 हफ्तों से देख रही हूँ ये लड़का हमारे घर के चक्कर ही काटता रहता है। आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। सीमा सीधा बाहर निकलती है और उस लड़के से कहती है, ए लड़के, क्यों हमारे घर के चक्कर काट रहा है? क्या बात है भाई? तभी भागते हुए अंदर से प्रिया आती है। छोड़िए ना मम्मी जी, वो हमारे घर के अंदर थोड़ी ना आ रहा है। बाहर तो कोई भी कहीं भी घूम सकता है ना, क्यों बेकार में किसी अनजान लड़के से लड़ना। बेबी, क्यों सुनती हो तुम इन लोगों के ताने? चलो मेरे साथ। और सभी की आंखों के सामने ही प्रेम बेबी बेबी करते प्रिया के पीछे उसके घर के अंदर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़का कौन है प्रिया? हे लड़के, कौन हो तुम? डरो मत प्रिया, तुम्हारे घर वाले मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं जानते मैं कौन हूं। कौन हो तुम इसके? भाई तो नहीं हो, ड्राइवर हो क्या? अरे तू कौन है बे सुतले बाम? मैं पति हूं इसका। प्रिया की अब तक शादी नहीं हुई है और तू उसका पति है। अच्छा, फिर ये लड़की तो उसकी बेटी होगी। वो मेरी ननद है। भैया आप जो भी हो, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ बेबी? तो पिछले 3 महीने से तुम जो कर रही हो वो क्या है? वो क्या है प्रिया? भूल गई तुम हमारा प्यार? तुम्हें पता है मैं कहाँ था? चेन्नई में। और तुम्हारा एक मैसेज आया और मैं भागता हुआ यहाँ चला आया। दिन रात तुम्हारे घर के आगे पीछे घूमता रहता हूँ कि तुम्हारे मामा मामी तुम पर कोई अत्याचार ना करे। ये मेरी भाभी के मामा मामी नहीं है, ये उनका ससुराल है। कितना झूठ बोल रखा है भाभी आपने। अगर आपका शादी के पहले से कोई अफेयर था भी तो आपको वो सब ओवर कर देना चाहिए था। और तुम्हारा मेरी भाभी के साथ जो भी संबंध था वो अब नहीं है, क्योंकि प्रिया मेरे भाई की पत्नी है। प्रेम आगे बढ़कर प्रिया के पास जाने लगता है। प्रिया रोने लगती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्रिया की ये तस्वीर है, ये चैट क्यों है मेरे पास? आप बोलिए आंटी। अरे किसे पसंद कर लिया बेटा तूने? कैसी कैसी बातें कर रखी है इस लड़के से। छी, जाओ भाई प्रिया, जहाँ जाना है तुम्हें, पर हमारे घर की इज्जत मत बेचो। प्रिया कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जो थे और सभी प्रिया को घर से जाने को कह देते हैं। तब शुभम कहता है, अभी कुछ बाकी है निकी। अब कब मुंह खोलोगी तुम? फोटोज तो बहुत अच्छी तरीके से एडिट किए तुमने, और जहां तक रही चैटिंग की बात, तुम्हारा फोन दो, सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं नहीं भैया। और जैसे ही शुभम निक्की का फ़ोन अपने हाथ में लेता है, सारा सच उसके सामने आ जाता है कि अपनी भाभी के नाम का फेक अकाउंट बनाकर निक्की ने प्रेम को फंसाया था। मेरे कपड़े, मेरी लाइफस्टाइल, हर चीज़ से प्रॉब्लम थी आप लोगों को, पर प्रिया को अगर जींस पहनाया आप लोगों ने और शगुन में ट्राउज़र और टी शर्ट भी बैग में ला रही है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। सब उसी की पसंद का तो हो रहा था, यहाँ तक कि मम्मी मुझे अवॉइड भी करने लगी थी। और ये सब मैं अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी और उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया और मैंने वही किया। मैं खुद भाभी को मैसेज करती थी, बाहर मिलने को बुलाती थी और आप सबसे कह देती थी कि भाभी न जाने किससे मिलने गई है। भाभी की तस्वीर एडिट करके मैंने उनका अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से फिर मैंने प्रेम के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया और प्रिया बनकर प्रेम से बात करने लगी। निकी, मतलब वो तुम थी? मुझे मतलब नहीं है स्क्रीन के पीछे कौन था, बात तो मैंने तुमसे की है ना। लेट्स गेट मैरिड। और प्रेम का पागलपन जो प्रिया के लिए था वो निक्की पर हावी हो जाता है, जिसे देखकर निक्की के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। शुभम पुलिस वालों को बुलाकर प्रेम को अपने घर से बाहर करवा देता है, पर इस बार निक्की को ऐसा सबक मिलता है कि उसके चंदन नगर गांव में सुमन नाम की विधवा अपनी बेटी मीना के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में बिलुआ नाम का एक बेईमान आदमी रहता था। सुमन के खेत के पास से सड़क गुजरने वाली थी, इसलिए बिलुआ उस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह बिलुआ सुमन के घर पर पहुंचता है। देखो भाभी, भैया को मरे हुए 16 साल हो गए। मैंने आज तक जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं,
इसीलिए अब मेरी जमीन मुझे चाहिए, बता रहा हूँ। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? अरे वही जमीन जिसे मुझे बेचकर भैया ने अपना इलाज करवाया था। क्या बकते हो? उनका इलाज तो मैंने गहने बेचकर करवाया था। देखो भाभी, भैया के मरने के बाद मैंने उस जमीन पर कब्जा ये सोचकर नहीं किया था कि मीना अभी बच्ची है, लेकिन भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भगवान से डर बिलुआ, एक अबला के साथ बेईमानी ना बचेगी। देख लो, भलाई का जमाना। एक तो वक्त पर मदद किया और अब मैं बेईमान भी हो गया। चलो माँ, हम सरपंच जी के यहाँ चलते हैं, अब तो वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटी, अब तो पंचों का ही सहारा है। दोनों माँ बेटी सरपंच चतुर सिंह के पास पहुँच जाते हैं। बिलुआ पहले से ही वहाँ मौजूद था। बोलो सुमन भाभी, तुम्हारा क्या कहना है? बिलवा ने तो बताया कि भाई साहब की बीमारी में तुम लोगों ने उससे जमीन बेचकर सारा पैसा लगाया था और अब उस जमीन को अपना बता रही हो। ना मीना के बाबूजी की बीमारी में इससे एक पैसा लिए हैं, ना ही जमीन इसे लिखे हैं। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके पास जो जमीन के कागज हैं, उस पर भाई साहब के अंगूठे निशान है। पंच तो सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी कागज है तो दिखाओ, नहीं तो बिलवा को उस जमीन पर बाजार बनवाने दो। सरपंच चाचा, हम दोनों माँ बेटी बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। इस तरह से एक तरफा सुनवाई मत कीजिए। रहने दो मीना, बिके हुए सरपंच से आशा करना बेकार है। सुना था पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन याद रखना सरपंच जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ेगी ना तो छुपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। देखा बिलवा है किस तरह से माँ बेटी को समझाया। उस जमीन में से 1/4 हिस्सा मुझे दे देना। अरे सरपंच जी, बस आप इस तरह से मेरा साथ देते जाइए, फिर देखिएगा आपको गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनवा दूंगा। इधर दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर रोने लगती हैं। पंडित नेकचंद उधर से गुजरते समय दोनों के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। क्या बात है मीना, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो चाचा, बिलुआ चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली। कहते हैं मेरे पिताजी के इलाज के समय हमने उसे बेच दिया था। ऐसे कैसे कोई जमीन ले सकता है? कोई अंधेरगर्दी है क्या? हाँ भैया, मैंने भी सरपंच जी से यही पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बिलुआ के पास मीना के बाबूजी का अंगूठा लगाया हुआ कागज है, जिसमें लिखा है कि खेत की जमीन बिलुआ को वो बेच रहे हैं। अच्छा, तभी कहूँ कि चतुर सिंह और बिलुआ आजकल क्यों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दो बेईमान जब मिलते हैं तो समझो कि उन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। खैर, भगवान सब देख रहे हैं। सुमन और मीना बैठकर खूब रोईं। फिर अपने आप को समझा लिया कि उनका अब कोई खेत नहीं, सिर्फ ये टूटा फूटा घर है। जीविका चलाने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तीसरे दिन सुमन को होश आता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, माँ को होश आ गया। गुड। देखो ये बहुत कमजोर है, इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्हें जो खाने का मन है वो खिलाओ। माँ क्या खाओगी? मुझे हुआ क्या था? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? माँ तुम जंगल में पता नहीं कैसे बेहोश हो गई थी। अरे हाँ, मेरा पैर फिसल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी ज्ञानचंद वहाँ आते हैं। अब कैसी हैं भाभी? अभी अच्छी हूँ, धन्यवाद पंडित जी। आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना रहती। मीना अकेले क्या करती? अरे भाभी, सब ऊपर वाले की लीला है। हम सब तो एक कठपुतली हैं। बेटा मीना, ये लो पैसे, बाहर से कुछ चटपटा खाने को ला दो। मीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ फल, जलेबी, पूरी यही सब मिल रहा था। तभी उसकी नजर मोमोज पर पड़ती है। दुकानदार से पूछने पर वो बताता है कि तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। मीना मोमोज लाकर माँ को खाने के लिए देती है। वाह, क्या है ये? बहुत अच्छा और स्वादिष्ट पकवान है। दुकानदार ने इसका नाम मोमोज बताया। तुझे अच्छा लगा माँ? घर जाते समय 1 प्लेट और खरीद लूंगी।
ठीक है बेटी, ये ले एक तू भी खा के देख। मीना मोमोज खाकर देखती है, उसे भी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। घर जाते वक्त एक प्लेट मोमोज वो गांव ले जाती है। गांव में कुछ दिन बाद सुमन को फिर से मोमोज खाने का मन करता है। मीना बेटी, वो क्या खिलाई थी जो शहर में तीखी मिर्च वाली चटनी के साथ दी थी? मीमो, वही खाने का मन कर रहा है। मीमो नहीं माँ, मोमोज, लेकिन गांव में तो कहीं बिकता ही नहीं वो। हाँ बेटा, छोड़ो, तीखा सब्जी रोटी ही बना लो। माँ, जब मोमोज वाला मोमोज बना रहा था तो मैं उसे देख रही थी। रुको, कोशिश करती हूँ मोमोज बनाने की। मीना घर में ही अपनी विधि से मोमोज बनाती है और सुमन को खाने को देती है। तभी ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ सुमन को देखने वहां पहुंच जाते हैं। वाह मीना, ये तो उस दिन से भी अच्छा मोमोज है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वही जो शहर के अस्पताल में खिलाई थी, मीमोज। मीमोज नहीं माँ, मोमोज। आहा, वही। बेटी, अगर और है तो इन लोगों को भी खिलाओ ना। रुक मीना, मैं भी आती हूँ। कैसी हो बहन? उस समय जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? सब ठीक है बहन। अरे मेरा खेत बिलुआ और सरपंच चतुर सिंह मिलकर हड़प लिए, नहीं तो मुझे काहे की जरूरत थी लकड़ियां चुनकर बेचने की। तभी मीना और किरण गांव में बना देसी मोमोज लेकर आते हैं और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह मीना, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने जिंदगी में नहीं खाए। सचमुच तूने कमाल कर दिया। ऐसा कर, तू इसे बनाकर गांव के बाजार में ही बेच, इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। सचमुच? बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में खूब चलेगा। किरण को भी बनाना सिखा दो ना, दोनों मिलकर बनाना। मीना और किरण मिलकर दोनों गांव में ही देसी मोमोज बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती हैं। जल्द ही देसी मोमोज का टेस्ट गांव के लोगों में फेमस हो जाता है। किरण और मीना की मदद करने के लिए विजया और सुमन भी मोमोज बनाने लगती हैं। इधर ज्ञानचंद भी देसी मोमोज को साइकिल पर रखकर शहर में जाकर बेचने लगता है। जल्द ही लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए मीना और किरण का परिवार शहर में जाकर बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल देते हैं। एक दिन शहर का प्रतिष्ठित वकील सुधीर उसकी दुकान पर आता है। माँ जी, आपके लजीज मोमोज कोर्ट में मैं हमेशा खाता हूँ। मेरे क्लाइंट लेकर यहाँ से जाते हैं। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहीं बैठकर खाया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, टेबल पर बैठो, मैं अभी मोमोज लेकर आती हूँ। वैसे आप लोग शहर में नए लगते हो, ये मोमोज बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? और इतनी लजीज मोमोज की रेसिपी क्या है भाई? सुमन सुधीर को बताती है कि किस तरह बिलुआ ने उसकी जमीन हड़प ली और वो बेटी के साथ मजबूरी में मोमोज बनाकर बेच रही है। इस तरह से जमीन कोई नहीं हड़प सकता, उसके लिए कानून है। मैं आपकी जमीन वापस दिलवाऊंगा। सुधीर नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ बिलुआ और चतुर सिंह पर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट चतुर सिंह और बिलुआ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने के कारावास का फैसला सुनाती है। सुमन जमीन वापस मिलने से खुश हो जाती है। मीना की मोमोज की दुकान शहर की सबसे फेमस दुकान हो जाती है। सरपंच जी, आप भले ही ये घटना भूल जाओ, मैं ये कारावास कभी नहीं भूल सकता। हाँ, तुम नहीं जानते बिलवा कि कारावास की इस घटना से हमें कितना नुकसान हुआ है। शायद अब हम कभी भी सरपंच ना बन पाए। सुना है उनका शहर में मोमोज का दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है? अरे शहर की टॉप 5 बिजनेसमैन में उनका नाम है। वो चाहे तो आधा गांव खरीद ले भाई। इतनी संपत्ति मोमोज से अर्जित कर ली, बताओ। आप चलो मेरे साथ,
आज रात उस मोमोज दुकान का अंतिम यात्रा निकाल कर ही दम लेंगे बता रहे हैं। अब देख बिलवा, मुझे नहीं पता कि तू क्या करने वाला है। तेरे चलते मैं भी जेल चला गया भाई, हैं? अब तेरा साथ मैं नहीं दूंगा। हाँ, चूंकि उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है, इसीलिए मैं केवल दूर से साथ रहकर देखूंगा भाई। रात में शहर पहुंचकर बिलुआ सुमन की दुकान में आग लगा देता है। चतुर सिंह दूर खड़ा दुकान को जलते देख रहा था। तभी गली के कुछ कुत्ते बिलुआ और चतुर सिंह को अनजान व्यक्ति देख भौंकते हुए काटने दौड़ते हैं। हड़बड़ाकर दोनों उसी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। अरे कमीने, हैं? तेरे चलते आज कुत्ते से छिपते फिरने के दिन आ रहे हैं। सरपंच जी, मैंने थोड़े कुत्तों को काटने को कहा था। अबे अनजान शहर में आधी रात में आगजनी करेगा, हैं? तो कुत्ते क्या तेरे तलवे चाटेंगे बे? हैं? आग की लपट हमें अपने चपेट में ले ले, उससे पहले हमें आग को बुझाना होगा। अरे वैसे भी मेरे पिछवाड़े में लपट की तपीश महसूस हो रही है भैया। तपीश नहीं सरपंच जी, आपके पिछवाड़े में सही में आग लगी है। अबे देख क्या रहा है, अरे बुझा इसे जल्दी बे। सवेरे तक दोनों आग बुझाते बुझाते घायल हो जाते हैं। आग की खबर सुन सुमन और मीना वकील सुधीर के साथ वहां पहुंचते हैं। अरे चतुर चाचा और बिलुआ चाचा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पहले हमें बचाओ, बाद में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पहुँचा। सुमन एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजती है। 6 महीने का बेड रेस्ट दोनों को हो जाता है। कुत्ते, तेरे चक्कर में पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि फेल होने का सवाल ही नहीं है। कमीने, दूर हो जा मेरी नजरों से अभी के अभी। सिस्टर, इसे दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करो। तभी मीना मोमोज लेकर वहां आती है। ये लो सरपंच जी, मोमोज खाओ, सवेरे से भूखे होंगे ना, माँ ने भिजवाया है। लाओ, मुझे भी 2 चटपटा तीखा मोमोज, कल रात से भूखा हूँ। साला जेल में 6 महीने से उबला हुआ जला पका खाना खा रहा था। बिलुआ के हाथ से टकराकर मोमोज की लाल मिर्च वाली चटनी चतुर सिंह के जले हुए जख्मों पर गिर जाती है। अरे कुत्ते बिलवा, अरे तूने मेरे जले पर मिर्ची लगाई है रे। गाँव चल, तुझे तड़ी पार करवा दूंगा, बता रहा हूँ। मर गया रे। कुछ ही दिनों बाद सुमन मीना की शादी सुधीर से करवा देती है। गांव के देसी मोमोज एक ब्रांड बनकर पूरे भारत में छा जाते हैं।